हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में मैडम राशि का वेट कर रहा होता है मिस्टर थैप और वो पहले तो उसे काफ़ी सारा इंतज़ार कराती है और फाइनली अपीयर हो ही जाती है। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो उसे देखकर शॉक्ड रह जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसके लिए बिल्कुल एक स्ट्रेंजर सी लग रही थी, लेकिन मैडम राशि जैसे लगता था कि थैप को बहुत अच्छे से जानती हैं। यहाँ पर थैप राशि के साथ फ्लर्ट करने की भी कोशिश करने लगता है, जबकि उधर थियान और केओ दोनों घर पर पहुंचे हुए थे बहुत सारा सामान लेकर, जो कि कल उन्होंने कस्टमर्स को ट्रांसफर करना था। यहाँ पर सर्वेंट्स आते हैं, तो जब कॉन्ग के फेस पर थियान एक बहुत बड़ा जख्म देखता है तो ये देखते ही उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब वो सीधा जाता है नार्थ के पास और उससे कहने लगता है कि देखो, मैं कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। मुझे पता है कि तुम्हें जख्म आया था, लेकिन वो इतना भी गहरा नहीं था। आई थिंक अब तक तो हील भी हो चुका होगा, इसलिए प्लीज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केओ और अपने बीच लड़ाई ना डलवाओ, उसे माफ कर दो। अब नार्थ को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो कहती है कि तुम खुद चल के आए हो और रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑफ कोर्स मैं इनकार नहीं करूंगी। ठीक है, मेरा रिवेंज अब पूरा हुआ। उधर राशि और थैप जब दोनों डिनर कर लेते हैं तो राशि जाने वाली थी। थैप उसे रोकता है और कहता है कि क्या हम दोबारा मिल सकते हैं। राशि इनकार भी नहीं करती और यस भी नहीं करती, बस इतना बोलती है तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है। एक्चुअली थैप को अंदाजा नहीं था, लेकिन राशि उससे कोई गेम खेल रही थी। उधर केओ सुबह सुबह उठकर रेडी हो रही थी। आज उसका फर्स्ट डे था जॉब पर। बेचारी की कल आयरन करते हुए शर्ट जल गई थी। वो उसके ऊपर से एक कोट पहन लेती है और पूरा घंटा लगाकर कोरियन नो मेकअप लुक वाली मेकअप करने लगती है। तियान घंटे से उसका वेट कर रहा था उसे ड्रॉप करने के लिए। वो बहुत लटक मटक कर नीचे उतरती है और उसके सामने दिखाने लगती है कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, लेकिन वो जरा भी ध्यान नहीं देता और कहता है क्या तुम पहले ही दिन ऑफिस के लिए लेट होना चाहती हो। वो आगे से बोलती है ये सब छोड़ो, देखो मेरी नो मेकअप लुक, बताओ मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। लेकिन तियान को कुछ समझ नहीं आती थी इस नो मेकअप लुक की। वो उसे जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठाकर ऑफिस छोड़ने जाने लगता है। यहाँ पर गाड़ी के नीचे उसका हैंड बैग गिर जाता है। वो उठाने के लिए जब वो झुकती है तो अपना कोट ही उतार देती है। ये भूल गई थी कि शर्ट पीछे से फटी हुई है और ये ध्यान देख लेता है। अब वो उसे कोट पहनाता है और कहता है किसी और के सामने ये मत उतारना। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जहाँ केओ ने जाना था, वहाँ पर सब गॉसिप्स करने लगते हैं कि नई इंटर्नी आ रही है और प्रेसिडेंट ने खुद उसकी सिफारिश कराई है, उसकी जगह बनवाई है। इसका मतलब है उसके ऊपर ऊपर तक लिंक्स हैं। जबकि तियान वो केओ को जब छोड़ने आया था तो बहुत डरा हुआ था। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि उसे छोड़ कर जाए। वो बार बार किसी न किसी बहाने से उसे यही कहे जा रहा था कि अगर कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल करने से हेजिटेट मत करना। और केओ कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जैसे अपने किसी बच्चे को फर्स्ट डे स्कूल छोड़कर जा रहे हो। मैं ग्रोन अप हूँ, मैं खुद को संभाल लूंगी, डोंट वरी। अब केओ को उसकी सुपरवाइजर मिलती है और जैसे ही उसे वो मैनेजर के कमरे में लेकर जाने लगती है तो नेम प्लेट देखकर बेचारी की हालत ही खराब हो जाती है। उसे नहीं पता था कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड कोई और नहीं बल्कि नार्थ ही है। उधर नार्थ जैसे ही उसकी शक्ल देखती है उसका तो मूड ही खराब हो जाता है, लेकिन उसे वहाँ से निकाल देने की बजाय वो सोचती है कि क्यों ना इससे बदला लिया जाए, इसे तंग करके। जबकि तियान की ऑफिस से बाहर जाते टाइम अपने भाई सिथ से मुलाकात हो जाती है। वो जबरदस्ती उसे पकड़ता है और डैड के पास ले जाता है कि अपना प्रोजेक्ट दिखाओ। उधर नार्थ ने सुपरवाइजर से कहा था कि हम लोग जो अपने नए प्रोजेक्ट की ग्रैंड ओपनिंग कर रहे हैं, उस सेरेमनी को मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजर से केओ ही कॉन्टेक्ट करेगी और सारी डीलिंग करेगी। वो हैरान थी कि ये काम बहुत बड़ा है और ये न्यू कमर है, कैसे संभालेगी। लेकिन नार्थ का कहना था कि अगर इसमें एबिलिटीज नहीं है तो हमें जल्दी पता चल जाएगा और हम इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अब सुपरवाइजर उसे बाकी टीम से मिलवाती है। वहाँ पर एक लड़का विन था जिसने उसको सारी इंस्ट्रक्शंस देनी थी और काम सिखाना था, उसकी हेल्प करनी थी। बाकी टीम तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो विन काफी स्वीट लड़का था। उधर तियान और सिथ दोनों डैड के पास जाते हैं और वो प्रपोजल दिखाने लगते हैं जो कि तियान ने प्लान किया था। वो वहाँ पर रिजॉर्ट में ट्रॉपिकल हट्स बनाने लगा था और इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट था। उसके आइडियाज काफी अच्छे थे। यहाँ पर डैड को याद आने लगता है कि जब ये होटल मैनेजमेंट की डिग्री मेरे सामने लेकर आया था तो मैंने इस पर कितना गुस्सा करा था। इवन कि उन्होंने ये भी कहा था कि अब तुम लोगों के बेड सीधे करोगे। यहाँ आंटी याओ ने बहुत मुश्किल से डैड को संभाला था और तियान को भी काम डाउन करा था। अब डैड थोड़े से बदल गए थे और जरा तो लीनियंट तियान की तरफ हुए थे। वो उससे कहने लगते हैं कि देखो, अगर तुम्हें अपने इस प्रोजेक्ट के लिए मेरे से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मेरी एक शर्त है और वो ये है कि तुम ऑफिस में आया करो और यहाँ आके काम करो। लेकिन तियान आगे से कहता है कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं तो शायद सिर्फ बेड सीधे करना जानता हूँ और वैसे भी मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। मिस्टर थैप के साथ मेरी पहले ही डील हो चुकी है। ये सुनते ही डैड हैरान रह जाते हैं
कि मिस्टर थैप इसके साथ क्यों इन्वेस्ट करेगा, उसका ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस है, रिजॉर्ट्स हैं, 5 स्टार होटल्स हैं। जबकि उधर केओ बेचारी अपने काम में फंसी हुई थी। पहले ही दिन उस पर इतना बर्डन आ गया था और बाकी टीम को तो लगता था कि मैडम नार्थ इसे यहाँ से निकाल के ही रहेगी, वो सिर्फ बहाना ढूंढ रही है इसे फायर करने का। उधर नार्स ने इवेंट ऑर्गेनाइजर को कॉल करके अपने साथ मिला दिया था और उसे ये ऑर्डर किया था कि तुम मेरी सबऑर्डिनेट को इनकार कर दोगी कि हम उसके साथ काम ही नहीं करना चाहते, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो आइंदा तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। वो ये करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी जब नार्थ उससे कांटेक्ट करती है तो वो उसे साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैंने आपका इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करना। ये सुनते ही केओ परेशान हो जाती है। वो तो उसे कांटेक्ट बैक भी नहीं कर पा रही थी, उसने नंबर ही बंद कर दिया था। अब ये बात जैसे ही नार्थ को पता चलती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि पता नहीं तुम किस गाँव से उठकर आई हो, तुमने उससे किस तरह से बात की है कि वो इवेंट से थोड़े दिन पहले ही बैकअप कर चुकी है। अब तुम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बनो, और अगर तुम ये काम ना कर सकी तो तुम्हें इस ऑफिस से जाना पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम तियान की लाइफ से भी निकलोगी। लेकिन आगे से केओ कहती है ठीक है माना, मैं ऑफिस से निकल जाऊंगी, मुझे काम नहीं आता, लेकिन तियान और मेरा इकट्ठा रहना एक पर्सनल मैटर है और इसमें मैं आपकी ओबीडियंट कभी नहीं बनूंगी। अब ऑफिस में काम करते हुए केओ की मुलाकात मिस्टर सिथ से भी होती है और सिथ उस टाइम पर मीटिंग में जा रहा था। मीटिंग उसकी रसी के साथ थी। यहाँ पर रसी जैसे ही केओ को देखती है तो उसे देखते ही पहचान जाती है। केओ भी उसे देखकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि कल बेकरी शॉप पर उन दोनों की मुलाकात काफी प्लेजेंट रही थी। अब केओ तो उनसे हेलो हाय करने के बाद वहाँ से चली जाती है, जबकि नार्थ मौका पाते ही डैड के पास जाती है केओ की शिकायतें लगाने के लिए। लेकिन डैड इतने भी बेवकूफ़ नहीं थे। वो कहते हैं कि नार्थ कहीं ना कहीं तुम्हारी भी गलती है, फर्स्ट ही डे तुम उस पर इतना बर्डन डालोगी, वो लड़की जो यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए आई इतनी चीजें कैसे संभाल सकती है। और प्लीज अगर तुम उससे कोई अपना पर्सनल ग्रूज निकालना चाहती हो तो कंपनी को नुकसान ना पहुँचाओ, बल्कि इस इशू को खुद रिजॉल्व कराओ। जबकि उधर रसी काम से रिलेटेड सिथ के साथ मीटिंग खत्म कर लेती है और उसके बाद कैजुअली उससे पूछने लगती है कि मैं एक नया हाउस खरीद रही हूँ और उसके लिए मुझे एक डिजाइनर की इंस्पेक्शन की जरूरत है, किसी अच्छे डिजाइनर को जानते हो? एक्चुअली सिथ खुद एक बहुत अच्छा डिजाइनर था। वो जैसे ही उसे अपने घर की लोकेशन भेजती है तो वो आगे से हंसने लगता है कि ये तो मेरे घर के बहुत करीब है, मैं तो खुद भी जाकर इसे इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। और एक्चुअली रसी ने ये सारा कुछ जानबूझ के किया था, ये उसकी नजरों से लग रहा था। ये मैडम रसी काफी मिस्टीरियस सी थी। जबकि उधर केओ को उस ऑर्गेनाइजर पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। उसने उसे किसी न किसी हाल में ज़रूर मनाना था। वो वॉशरूम में जाकर बैठ जाती है और उसे कॉल्स करने लगती है। फाइनली एक दफ़ा उसने कॉल पिक की थी। वो अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है कि आप कैसी प्रोफेशनल इंसान है जो बिना वजह बताए, ना ही कोई बात डिस्कस किए, हमारे इवेंट को कॉल ऑफ करके फ़ोन भी नहीं उठाएंगी। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि वहीं पर खड़ी रासी उसकी तो लिपस्टिक ही बिखर गई थी। वो उसकी सारी बातें सुन लेती है और केओ जैसे ही बाहर निकलती है उनकी ये हालत देखकर वो स्माइल करने लगी थी। यहाँ पर मैडम रसी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत है। मैडम रसी की एक बहुत बड़ी कंपनी थी, वो सीईओ थी, उसकी बड़ी पावर्स और कनेक्शंस थे। जबकि उधर तियान, उसे केओ की शर्ट की फिक्र हो रही थी जो बेचारी जला बैठी थी। वो सोचता है कि क्यों ना 2-4 और ड्रेसेस उसके लिए खरीद लूं और खुद ही जाकर पसंद करने लगता है। उधर केओ बेचारी परेशान बैठी हुई थी इतनी टेंशन लेकर। उसे तो ऐसा लग रहा था कि ये इंटर्नशिप नहीं बल्कि मेरे लिए एक बैटल फील्ड है। इतने में विन उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें कहीं भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। हर मुसीबत का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है और वो तुम्हें फाइनली मिल ही जाएगा। जबकि उधर नार्थ को दिखाते हैं, उसने डैड से तो शिकायत लगा ही ली थी। अब वो सिथ के पास पहुंच जाती है और उसे यही बातें लगाने लगती है। लेकिन तब उसकी तवज्जो केओ से हटकर तियान की तरफ चली जाती जब उसे पता चलता है कि उसके प्रोजेक्ट को कोई और नहीं बल्कि मिस्टर थैप इन्वेस्ट कर रहा है। हम वो शाम को मिस्टर थैप के साथ डिनर पर जाती है और उसे बातें लगाने लगती है। कहती है कि मुझे नहीं लगता कि आपको अपना पैसा इस प्रोजेक्ट में वेस्ट करना चाहिए। केओ को जानते हैं, वो लगता है कि किसी जंगल से उठकर आई है। उससे एक इवेंट तो ऑर्गेनाइज होता नहीं है, वो उस प्रोजेक्ट को कैसे संभालेगी। और उसके साथ थियान, उसका तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। उसने ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी है बल्कि वो तो होटल मैनेजमेंट पढ़ कर आया है। अब उसकी तो पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से तियान को मुश्किल में डाले, उसका इन्वेस्टर पीछे हटाकर। लेकिन थैप क्या फैसला लेता है ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।